अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में, जो कि फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं इट इज़ अ फीमेल डोमिनेंट हार्मोन। इससे पहले हमने एक हार्मोन पढ़ा था, उसको आपने कहा था टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन की ये करेक्टरिस्टिक थी कि वो मेल डोमिनेंट हार्मोन था। सो बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो तो मेल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं, और अगर बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स अपेयर होती हैं? फीमेल करेक्टरिस्टिक्स अपेयर होती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एस्ट्रोजन की नेचर देखेंगे। हम देखेंगे कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, और जब प्रोड्यूस होता है तो बॉडी के अंदर के क्या क्या फंक्शन सर अंजाम देता है। साथ में मैं आपको कुछ डायग्राम्स भी शो करूँगी ताकि आपको फ़ीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बेसिकली फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी को ज़्यादा डिस्कस किया गया है, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो डायग्राम्स। सो मैंने इस टॉपिक को एक नोट्स की शक्ल में तैयार किया है। आई होप आपके लिए नोट्स जो हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। सबसे पहले आपने बताना है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है एस्ट्रोजन का। इट इज़ अ हार्मोन दैट प्रमोट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल करेक्टरिस्टिक्स एंड सेक्सुअल फंक्शंस। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि फ़ीमेल की खसूसियात बनाता है, यानी फ़ीमेल की चेस्ट की डेवलपमेंट, जिसको आप ब्रेस्ट कहते हैं, फ़ीमेल की थाइस की डेवलपमेंट, फ़ीमेल की स्किन को डेवलप करना, फ़ीमेल में प्रेगनेंसी को डेवलप करना, ये सारे काम कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। सेकंड नेचर आती है कि हमने क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा था कि एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टेरॉयड इन नेचर होता है, और स्टेरॉयड्स के अंदर कार्बन जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होता है। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जिसके अंदर 18 कार्बन एटम्स होते हैं, और ये स्टेरॉयड नेचर का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एस्ट्रोजन के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं। आपके पास जितने भी हार्मोन आपकी बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं, सबकी केमिकल नेचर आपको पता होनी चाहिए। इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपको इनकी केमिकल नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि इंसुलिन के अंदर क्या नेचर होती है, किस नेचर का होता है, और उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर कितने एटम्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन के अंदर कितने एटम्स होते हैं, और सेम आपके पास एस्ट्रोजन के अंदर कितने एटम्स होते हैं। तो ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद आ जाता है कि एस्ट्रोजन जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारी बॉडी जो है वक्तन फ़वक्तन सिचुएशन वाइज मुख्तलिफ़ किस्म की या मुख्तलिफ़ इकसाम के एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, जिनमें से 3 एस्ट्रोजन की टाइप्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको कहते हैं E1, E2 और E3। E1 को आप दूसरे अल्फाज में, या केमिकल नेम होता है इसका एस्ट्रॉन, E2 का केमिकल नेम होता है एस्ट्राडाइओल, और E3 का केमिकल नेम होता है एस्ट्रायोल। ठीक है, अब किस वक्त बॉडी E1 रिलीज़ करेगी, किस वक्त बॉडी E2 रिलीज़ करेगी, और कब बॉडी E3 रिलीज़ करेगी, और जब इनमें से कोई भी हार्मोन रिलीज़ होगा या कोई भी टाइप रिलीज़ होगी तो उसकी वजह से बॉडी के में क्या फंक्शंस प्रोड्यूस होंगे वो आपने देखना है। अच्छा जी, E1 आपकी बॉडी में ये फंक्शंस मौजूद नहीं हैं, तो आप आपकी बुक के अंदर ये फंक्शंस मौजूद नहीं हैं, तो बुक के अंदर आप क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। बुक के अंदर सिर्फ टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं E1 की, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोन। एस्ट्रोन क्या करता है? एस्ट्रोन उस वक्त बॉडी में ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होता है जब फीमेल की बॉडी में मेनोपाज हो जाता है। मेनोपाज क्या होता है? मेनोपाज फीमेल की बॉडी में एक ऐसी कंडीशन है जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल या उसके पीरियड जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली स्टॉप हो जाते हैं, उसके बाद उसको पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। उस स्टेज को आप कहते हैं मेनोपाज। मोस्टली फ़ीमेल में 40 से 45 साल की उम्र के बाद जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है। फिर वो जो है वो फर्टाइल नहीं रहती, वो अपनी नई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करती। उस वक्त बॉडी में एस्ट्रोजन की कौन सी टाइप ज़्यादा रिलीज़ होती है? E1 ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं E2 के ऊपर। E2 का क्या काम है? E2 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है इन तीनों में से। इम्पॉर्टेंट क्यों कहते हैं? इम्पॉर्टेंट हम इसलिए कहते हैं कि मोस्टली फ़ीमेल की बॉडी में, या ज़्यादातर फ़ीमेल की ज़िंदगी में जो टाइप रिलीज़ होती है वो टाइप 2 होती है, या इसको आप एस्ट्राडाइओल कहते हैं।
दिस इज़ अ मेन फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ। ये पूरी ज़िंदगी जो सबसे ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होता है वो E2 होता है। क्यों रिलीज़ होता है? क्योंकि देखें, जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, बलूगत शुरू होती है, उस वक्त से लेकर लाइफ के आखिरी टाइम तक ये फ़ीमेल की ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करता है और जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप करने में मदद देता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि ये इस एज में ज़्यादा रिलीज़ होता है। तीसरी टाइप हमारे पास आती है एस्ट्राइओल। इसको आप E3 भी कहते हैं। एस्ट्राइओल जो है ये स्पेशली ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होता है जब प्रेगनेंसी होती है। तो प्रेगनेंसी के जो 9th मंथ का पीरियड होता है उस वक्त एस्ट्रोजन की जो टाइप ज़्यादा रिलीज़ होती है उसको आप एस्ट्राइओल कहते हैं। तो ये डिफरेंस आप अपने लिए याद कर लेंगे। उसके बाद आता है कि हम जो एस्ट्रोजन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये बॉडी में कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बॉडी में वो कौन सी लोकेशन है जो कि फ़ीमेल के लिए एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, और क्या एस्ट्रोजन सिर्फ फीमेल की बॉडी में होता है या ये मेल की बॉडी के अंदर भी होता है। तो याद रखिएगा, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी के अंदर भी पैदा होता है और फीमेल की बॉडी के अंदर भी पैदा होता है। फ़र्क क्या था कि मेल में टेस्टोस्टेरोन 2 जगहों से पैदा हो रहा था, जबकि फ़ीमेल में वो सिर्फ एक जगह से प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा था। सेम केस हमारे पास एस्ट्रोजन में होता है। ये क्योंकि फ़ीमेल की बॉडी में डोमिनेंट है तो फीमेल की बॉडी में ये 2 जगहों से रिलीज़ हो रहा होता है, जबकि मेल की बॉडी में इसकी मिकदार कम होती है। कम इसलिए होती है कि मेल की बॉडी में ये सिर्फ एक जगह से रिलीज़ होता है। अब हम देखते हैं कि कहाँ से रिलीज़ होता है। सो मेनली जो एस्ट्रोजन है, यानी आम तौर पर या ज़्यादा तौर पर ये प्रोड्यूस होता है ओवरीज से। ओवरीज़ क्या होती हैं? ओवरीज़ नाशपाती की शक्ल की 2 ऑर्गन्स हैं जो कि फ़ीमेल की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या फीमेल की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं बचपन से। ये मैं आपको आगे जाके डायग्राम में भी दिखाऊंगी कि फ़ीमेल की जो ओव्यूलेशन है, फर्टिलाइजेशन है, वो कैसे होती है, ओवरीज़ क्या होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती है, यूट्रस क्या होता है, सर्विक्स क्या होती है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ये फीमेल की बॉडी में ओवरीज से पैदा होती हैं। ओवरीज में एग्स बनते हैं, ठीक है। अब मेल में क्योंकि ओवरीज नहीं होती तो मेल में ये ओवरीज से प्रोड्यूस नहीं होती। फिर ये मेल की बॉडी में कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? वो कहते हैं जनाब स्मॉल अमाउंट में ये जो आपके पास हार्मोन है, स्मॉल अमाउंट में ये आपके पास रिलीज़ होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। अब इसकी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। आप ये देखें कि हमारे पास 2 किडनीज़ हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, इसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या काम करता है? एड्रीनल ग्लैंड हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स या सिक्रीशंस पैदा करता है। एड्रीनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं। ये जो आपको कलरफुल हिस्सा नज़र आ रहा है इसको आप कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो आपको अंदर वाला वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है इसको आप कहते हैं मेडुला, ठीक है। सेम डायग्राम मैंने टेस्टोस्टेरोन के अंदर भी बना के आपको दिखाई थी। याद रखिएगा, जो कॉर्टेक्स होता है इससे रिप्रोडक्टिव हार्मोन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होते हैं, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरोन हो। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको प्रोजेस्टेरोन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे भी ये डायग्राम रिपीट होगी। तो कॉर्टेक्स से मेल और फीमेल बोथ जो डोमिनेंट हार्मोन हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब किडनी क्योंकि मेल में भी होती है फीमेल में भी होती है, इसलिए मेल की बॉडी में भी और फीमेल की बॉडी में भी ये हार्मोन इससे रिलीज़ होता है, जबकि फ़ीमेल की बॉडी में ये एक्स्ट्रा एक और जगह से ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होता है, डैट इज़ कॉल्ड ओवरीज। इसलिए ये फीमेल में डोमिनेंट होता है क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ जगहों से रिलीज़ हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्शंस क्या होते हैं एस्ट्रोजन के, कि एस्ट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर या फीमेल की बॉडी के अंदर क्या क्या काम सरअंजाम देता है। सो अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल की बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको वेजाइना कहते हैं, और जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको आप पीनस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि फ़ीमेल का हार्मोन कहा है तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके लिए किस चीज़ की, वेजाइना की। अब वेजाइना में ये क्या काम करता है आपके पास? वेजाइना में ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे फ़ीमेल की एज बढ़ती जाती है उसके वेजाइना का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है।
सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है वेजाइना का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। वेजाइना की जो वॉल्स होती हैं, आपको पता है हर ऑर्गन की दीवारें होती हैं जो कि उसको महफूज बनाती हैं, तो ये वेजाइना की वॉल्स के साइज़ को भी बढ़ाता है। अब वॉल के अंदर ये क्या करता है, ये आप सिंपली ऐसे समझें कि ये एक दीवार है जो कि ईंटों से बनी हुई हैं, और ये ईंटें एक ही तरतीब से, एक ही तरह की ईंटें हैं और इन्होंने एक दीवार बना दी है। एक ये दीवार है, इस दीवार को अगर आप देखें तो इसमें नीचे वाली ईंटें चेंज हैं, उससे ऊपर वाली ईंटें चेंज हैं, और उससे ऊपर वाली ईंटें चेंज हैं। इसमें सिंगल लेयर है, इसमें ये मोटी दीवार है, ये पतली दीवार है, ये मोटी दीवार है। तो आप खुद देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्योंकि पतली दीवार है तो ये इस तरह की दीवार आपके घर को कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये क्योंकि दीवार थिक है तो ये दीवार आपके घर को ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सेम केस वेजाइना के अंदर होता है कि जो हमारा वेजाइना होता है, ठीक है, उसमें जो नॉर्मल हालत में वेजाइना की जो दीवारें होती हैं ना वो इस तरह की होती हैं। इसको कहते हैं क्यूबॉइडल शेप एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम लेयर का नाम है। वेजाइना की जो लेयर होती है वो क्यूबॉइडल शेप होती है। एस्ट्रोजन क्या करता है, वो वेजाइना की एपिथीलियम में तब्दीली लाता है फ्रॉम क्यूबॉइडल शेप, इस शेप से उसको स्ट्रेटिफाइड शेप के अंदर कन्वर्ट करता है। और स्ट्रेटिफाइड शेप कौन सी होती है, ये वाली शेप होती है जिसमें एक दीवार जो है वो बहुत ज़्यादा थिक दिखाई गई है। आपने अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है उसका फिजियोलॉजी का, तो वहाँ पे एपिथीलियम में जो है इन दोनों दीवारों का जिक्र हुआ है। वो आपको आगे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है कि ये जो दीवार होती है ये हमें मज़ाहमत प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किस चीज़ से, इन्फेक्शन से। तो आपने याद रखना है कि ये वेजाइना की दीवार को क्यूबॉइडल शेप से स्ट्रेटिफाइड शेप में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा वेजाइना क्या करता है, इसके अलावा एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन हमारे वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन, जिसको आप स्टोर्ड ग्लूकोज कहते हैं, उसको जमा करता है। यानी हम जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते हैं उसको ब्लड से उठा के कहाँ पे जमा करता है, हमारे वेजाइना के अंदर जमा करता है। अब वेजाइना के अंदर ग्लूकोज को या ग्लाइकोजन को स्टोर करने का मकसद क्या होता है, आपको पता है कि फ़ीमेल वेजाइना जो है वहाँ पे एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसको आप नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स लिए हैं तो वहाँ पे आपने नॉर्मल फ्लोरा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ऐसे जरासीम होते हैं जो कि कुदरती तौर पर बचपन से हमारी बॉडी का हिस्सा होते हैं। वो हमारी बॉडी में रहते हैं, हमसे खुराक हासिल करते हैं और बदले में हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप नॉर्मल फ्लोरा या फ्रेंडली बैक्टीरियाज कहते हैं। ऐसा एक बैक्टीरिया हमारी छोटी आंत में भी होता है और ऐसा एक बैक्टीरिया जो है वो हमारे वेजाइना के अंदर, फीमेल की वेजाइना के अंदर होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन इस वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन को लाके स्टोर कर देता है। अब वेजाइना के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को तोड़ता है और इसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। अब आप देखें कि क्योंकि ये एसिड है, एसिड की वजह से वेजाइना की पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और जो चीज़ एसिडिक होती है वहाँ पे जरासीम अटैक बहुत कम करते हैं। यही वजह है कि वेजाइना को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, वेजाइना की पीएच को एसिडिक बनाता है ताकि जरासीम इसके ऊपर आके अटैक ना करे और वेजाइना में किसी किस्म का इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना हो। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शंस के वेजाइना जो है वो मज़ीद, या एस्ट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मज़ीद क्या काम करता है। तो यहाँ पे मज़ीद कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि फ़ीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो होते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ़ीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एनाटमी या उसके स्ट्रक्चर्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, ये बॉडी में कहाँ मौजूद होती हैं, दिखने में कैसी होती हैं, इससे पहले मैं आपको समझाने से पहले आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आपके ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, अब ज़रा आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करिएगा। यहाँ पे मैंने आपको फ़ीमेल की एनाटमी दिखाई है, यानी ये फ़ीमेल की बॉडी है। इस फीमेल की बॉडी में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है।
इस स्ट्रक्चर का क्या काम होता है और ये इसमें जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके पार्ट्स की क्या नाम होते हैं, ये आपने ज़रा पहले इसको गौर से देखना है। अच्छा, अब ज़रा आप इसको गौर करें तो आपको कुछ एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। ये दो आपको वाइट कलर के कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि नाशपाती की शक्ल की हैं। इनको आप कहते हैं ओवरीज़। ठीक है, इन ओवरीज़ के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये ओवरीज़ के जो है वो इस स्ट्रक्चर के साथ एक ट्यूब के ज़रिए से, और ये वाली ओवरी भी एक ट्यूब के ज़रिए से इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है। इन ट्यूब्स को आप कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं, इस एग को यहाँ से ओवरीज से निकाल के कहाँ लेकर आती हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, ये जो आपको रेड कलर की सरफेस नज़र आ रही है, एंडोमेट्रियम बेसिकली यूट्रस के अंदर की जो दीवार होती है उसको आप एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये जो आपको ये जो वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड यूट्रस। तो ये पूरा जो पोर्शन है लंबा सा, इसको आप क्या कहते हैं, यूट्रस। जो बेबी होता है या जो फीटस होता है वो इसी यूट्रस के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रस। ठीक है, यहाँ पे फीटस ग्रो करता है और यहाँ पे बेबी की ग्रोथ होती है। यूट्रस से अगर आप बिल्कुल नीचे आएँ तो ये एक एरिया जो बिल्कुल यूट्रस के नीचे नज़र आ रहा है, अगर आप गौर करें तो ये जो यहाँ तक यूट्रस हो गया, ये एक ओपनिंग होती है या एक सुराख होता है, इसको आप कहते हैं सर्विक्स। जब बेबी पास आउट करना होता है तो ये सर्विक्स जो है, ये सुराख जो है वो खुल जाता है और यहाँ से बेबी जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। और उसके नीचे जो आपको रेड कलर का एरिया दिखाया हुआ है इसको आप कहते हैं वेजाइना। और ये जो फीमेल का ऑर्गन होता है इसको आप कहते हैं वल्वा। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है जो कि पहले आपको पता होनी चाहिए, देन आपको जो है वो मज़ीद चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। चलें जी, डायग्राम अब हो गई है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमने पहली बात की है कि फ़ीमेल के जेनिटिलिया पे क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी फ़ीमेल का जो बाहरी अपीयरेंस होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, उसमें क्या होता है। इसमें हमने लिखा हुआ है कि इट काज इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरस। अब ये लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरस, लेबिया मेजोरा, मोनस प्यूबस, ये क्या होती हैं, जो फीमेल का, ये तो मैंने आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा जी, तो ये जो फीमेल की बॉडी है ये उसका बाहर का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें आपको मुख्तलिफ एरियाज़ के नाम दिखाए हुए हैं। ये जो उभार होता है, ठीक है, इस उभार को आप कहते हैं मोन्स प्यूबिस। और इसके अंदर एक जो सबसे पहला होल होता है डैट इज़ कॉल्ड क्लाइटोरस। और इस होल के अंदर ये जो एक लेयर होती है, इस लेयर को आप कहते हैं लेबिया माइनोरा, यानी कि छोटा। और ये जो बाहर की तरफ उभार पूरा आपको नज़र आ रहा है, इस उभार को आप कहते हैं इस वाले उभार को आप कहते हैं लेबिया मेजोरा, ये बाहर होता है। इस उभार के अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है उसको आप लेबिया माइनोरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यूरिथ्रल ऑरिफिस होता है, ये वाला जहाँ से यूरिन पास आउट होता है फीमेल की बॉडी में। और ये जो है उसके नीचे क्या होता है, वेजाइना। इससे पहले जो मैंने आपको स्ट्रक्चर खोल के दिखाया था वो वेजाइना का था, यानी ओवरीज जो होती हैं वो पीछे से इस वाले होल के साथ अटैच होती हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है डैट इज़ कॉल्ड एनस, यहाँ से फुजला जो है वो पास आउट होता है। और यूरिथ्रल ऑरिफिस से यूरिन पास आउट होते हैं और वेजाइना से बेबी की डिलीवरी होती है। सो ये कुछ ऑर्गन, ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारे बाहर के जेनिटिलिया को, ये लेबिया माइनोरा और जो क्लाइटोरस था उसके साइज़ को इंक्रीज़ करता है। जबकि मोनस प्यूबस क्या था, हम सबसे ऊपर वाला उभार, और लेबिया मेजोरा जो साइड का उभार होता है वहाँ पे फैट्स को डिपॉजिट करता है और उसके साइज़ को इंक्रीज़ करता है। सर्विक्स क्या होती है, जब मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया था जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स दिखाई थी, और मैंने आपको, चलिए मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे मैं रख भी देती हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। सर्विक्स क्या है, यूट्रस जहाँ पे बेबी की ग्रोथ होती है उससे नीचे वाला जो एरिया है वो सर्विक्स है। इस सर्विक्स में क्या होता है, इस सर्विक्स में ये एक होल होता है। ठीक है, अब
आपका एस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस, ये साइज़ ऑफ सर्विक्स के साइज़ को बड़ा करता है, यानी कि सुराख को बड़ा करता है। उसकी जो एपिथीलियम होती है उसको स्ट्रेटिफाइड बनाता है। स्ट्रेटिफाइड से मुराद है कि उसकी दीवारों को सख्त करता है, मजबूत करता है और उसकी पीएच को एल्कलाइन करता है। ये बात आपने याद रखनी है। अक्सर बच्चे इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं। वेजाइना की जो पीएच है, वेजाइना कहाँ है, वेजाइना जो है वो आपके पास इस सर्विक्स से नीचे है। ठीक है, ये देखिएगा, सर्विक्स ऊपर है, वेजाइना उसके नीचे है। सर्विक्स की जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, जबकि जो वेजाइना है इसकी पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है। तो इस सुराख से पीएच या सिक्रीशन जो है वो वेजाइना में आती हैं और वेजाइना की पीएच को भी न्यूट्रल करने की कोशिश की जाती है ताकि वेजाइना बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए और वहाँ पे पेन शुरू ना हो जाए। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ये आपके सर्विक्स की पीएच को अल्कलाइन करता है और उस अल्कलाइन पीएच को वेजाइना में भेजता है, वेजाइना में भेजता है ताकि वहाँ की जो एसिडिक पीएच है उसको कंट्रोल किया जा सके। यूट्रस पे क्या इफ़ेक्ट करता है, यूट्रस वो एरिया है जहाँ पे फीटस की ग्रोथ होती है। तो क्योंकि ये जो हमारा हार्मोन है ये प्रेगनेंसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा ये यूट्रस के साइज़ को बड़ा कर देता है, यूट्रस की ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, यूट्रस के सेल्स को क्यूबाइडल में चेंज करता है, यानी क्यूबाइडल से उसको कॉलम शेप में चेंज करता है। कॉलम क्या होते हैं, हम इसको मज़ीद लंबा कर देता है। ठीक है, ताकि यानी आप समझे छोटी दीवार थी, उसने क्या कर दिया, दीवार को बड़ा कर दिया ताकि बेबी जो है वो अंदर आसानी से ग्रो कर सके और वहाँ पे ग्लाइकोजन को यूट्रस के अंदर स्टोर करता है ताकि बेबी की जो एनर्जी की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। फेलोपियन ट्यूब्स पे क्या काम करता है, फेलोपियन ट्यूब्स क्या थी कि हमारे पास ओवरी थी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। हमारे पास इस तरह से ओवरी थी और ओवरी के साथ हमारे पास जो थी वो दो ट्यूब्स निकल रही हैं जिनको आप फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एस्ट्रोजन क्या करता है, ये फेलोपियन ट्यूब्स को हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है कि स्पर्म आए, एग के साथ इंटरेक्शन करे और उसको फीटस के अंदर या जाइगोट के अंदर कन्वर्ट करे और वहाँ से बेबी की प्रोडक्शन करे, तो ये उसमें मदद देता है। ओवरीज़ में क्या करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि ओवरीज़ में इसका क्या रोल है। हमने लिखा है कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है और इसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर एस्ट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर बर्थ को रोकना हो तो इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके पीछे पूरी एक केमिस्ट्री है, वो ज़रा मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये डायग्राम है हार्मोन्स की कि हमारी बॉडी में या फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करवाने में कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं और वो कब कब रिलीज़ होते हैं। सो अगर आप गौर करें तो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल क्योंकि 28 दिन के बाद रिपीट होता है, तो उन्होंने वीक वाइज इस साइकिल को बताया हुआ है कि जब सपोज़ करें पहला डे है जब फीमेल का आज फर्स्ट मंथ है और फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बाद 29 तारीख को फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना है। तो उस मंथ के स्टार्ट में यानी कि यकम तारीख को क्या होता है, ये 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक या पहले वीक में आप देखें एक येलो कलर का एक हार्मोन का लेवल दिखाया हुआ है कि पहले वीक में बॉडी में एक हार्मोन का इजाफा होता है या एक हार्मोन का लेवल बढ़ता है, डैट इज़ कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 7 से 14 दिन के दरमियान या दूसरे वीक में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो येलो वाला है उसका लेवल कम हो गया। उसके बाद एक दूसरा हार्मोन जो कि ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, डैट इज़ कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होता है और ये क्या करता है, जो फॉलिकल्स बने थे, जो छोटे छोटे अंडे बने थे, उनको ये क्या करता है, ओव्यूलेशन कराता है, उनको मैच्योर एग्स में कन्वर्ट करता है। इसी दौरान 7 से 14 डेज़ के दौरान एक और हार्मोन LH के साथ एक और हार्मोन जो कि ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में आपको ये रेड कलर में शो किया हुआ है, डैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोजन, इसका लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होता है और ये देखें 28 तो नहीं बल्कि 21 दिन तक इसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता रहता है। तो 7 दिन से लेकर 21 दिन तक या 2 वीक तक बॉडी में जो सबसे ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, LH के लेवल को आप देखें कम कर देता है। सो यही बात मैं आपको
समझा रही थी नोट्स के ऊपर कि जब एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है तो देखें जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है इसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी कम कर दिया है और इसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को भी क्या कर दिया है, कम कर दिया है और अपनी मिकदार को इसने बॉडी में बढ़ाए रखा है। क्यों बढ़ाए रखा है? तो क्योंकि इस दौरान जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो गया तो जो एग्स की प्रोडक्शन होती है वो पहले 2 वीक में हो जाती है, यानी एग्स जो है वो पहले वीक में बनते हैं यानी फॉलिकल्स बनते हैं और दूसरे वीक में वो मैच्योर होकर एग्स बना देते हैं। उसके बाद के जो 2 वीक्स होते हैं उसमें मज़ीद एग्स नहीं बनाने होते बल्कि बॉडी क्या करती है उन्हीं एग्स को मैच्योर करती है और स्पर्म्स का वेट करती है ताकि स्पर्म्स आएँ उसके साथ इंटरेक्शन करें और बॉडी में जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो। और अगर आप गौर करें तो जो आखिरी वीक है उस वीक में अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है वो है प्रोजेस्टेरॉन। जब मैं आपको आगे प्रोजेस्टेरॉन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे भी मैं डायग्राम आपको दोबारा से शो कराऊंगी कि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है याद रखिएगा वो आखिरी वीक में बढ़ता है। सो अगर हम इसको कंपाइल करें तो हम देखते हैं कि पहले वीक में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे वीक में एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और एफएसएच को कम कर देता है और 2 वीक तक दूसरे और तीसरे वीक में ये हमारी बॉडी में रहता है मंथ के, और मंथ के जो आखिरी वीक होता है उसमें बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब मैंने ये बात आपको नोट्स में बतानी है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? अगर आप मंथ के स्टार्ट में 1 तारीख को ही यानी आपका जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुआ है उससे अगले दिन ही आप बाहर से एस्ट्रोजन खाना शुरू कर दें या बाहर से प्रोजेस्टेरॉन खाना शुरू कर दें तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो आपने शुरू में नहीं खाने थे बाहर से आप खा रहे हैं तो जो स्टार्टिंग डेज़ हैं आपकी बॉडी के या मंथ के उसमें बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ख़त्म कर देंगे, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी ख़त्म कर देंगे। तो होगा क्या कि ना तो आपकी बॉडी में फॉलिकल्स बनेंगे, ना ही वो एग्स में कन्वर्ट होंगे और ना ही एग्स मैच्योर होंगे। इसलिए जब फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, एग्स नहीं बनेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को एज आ कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोलिंग पिल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है कि आपने टाइमिंग चेंज कर देनी है। जिस आम रूटीन में जब ये बॉडी में रिलीज़ होता है उसकी जगह हमने उस वक्त इसको बॉडी के अंदर एंटर करना है जब इसकी ज़रूरत बॉडी को नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि कहाँ गया जनाब कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रोकता है, लिहाजा इसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया जनाब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एस्ट्रोजन क्या क्या काम करता है। अब आ जाएं कि जो एस्ट्रोजन है वो हमारे जो सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी कि फ़ीमेल की बॉडी की जो दूसरी खसूसियात होती हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट करता है। ब्रेस्ट पे या चेस्ट पे क्या इफ़ेक्ट होता है फीमेल की ब्रेस्ट पे ये क्या करता है, फीमेल की ब्रेस्ट में ये फ़ैट को डिपॉजिट करता है। यही वजह है कि जैसे जैसे बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होता है फीमेल की ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। स्किन पे क्या काम करता है, आपने अगर कभी गौर किया हो तो फीमेल की स्किन ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल स्किन। उसकी वजह भी एस्ट्रोजन होता है। जिसकी बॉडी में ज़्यादा एस्ट्रोजन होता है उसकी उसकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। इसलिए आपके जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सोप्स हैं, क्रीम्स हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। मेल की बॉडी में क्योंकि एस्ट्रोजन सिर्फ एक जगह से रिलीज़ होता है इसलिए मेल की बॉडी की जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट नहीं होती। देन हमारे पास आता है कि हमारी फीमेल ये जो एस्ट्रोजन होता है इसका वॉइस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। आप देखें फीमेल की जो वॉइस होती है उसकी जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है यानी कि क्वालिटी ऑफ साउंड बेहतर होती है, उसको आप दूर से सुनकर भी आसानी से समझ सकते हैं। जबकि मेल की वॉइस क्या होती है, डीप होती है, उसको उसकी साउंड जो होती है वो आपस में मैच कर रही होती है। सो ये आपने याद रखना है कि फ़ीमेल की आवाज़ को बारीक करने में, उसकी आवाज़ को ऊंचा करने में किसका रोल होता है, आपके पास एस्ट्रोजन का रोल होता है। इसके अलावा स्केलेटन मसल पे क्या करता है, हमारी बॉडी के ढांचे पे एस्ट्रोजन का क्या काम होता है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के पेल्विस को ब्रॉड करता है यानी कि जो फीमेल के थाइज़ होते हैं या जो फीमेल का हिप वाला पोर्शन होता है वो मेल की निस्बत थोड़ा सा चौड़ा होता है, वाइड होता है। उसकी वजह क्या होती है, एस्ट्रोजन होता है। फीमेल की बॉडी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ फैलती है वो यही है कि उसके हिप का जो पोर्शन है वो
बच्चों के बाद या शादी के बाद जो है वो ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। सो ये तो हो गए कि फ़ीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या एस्ट्रोजन जो है वो सिर्फ हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही इफ़ेक्ट करता है या बॉडी में रिप्रोडक्शन के अलावा भी इसके कोई और काम है? तो बिल्कुल इसके और काम भी हैं, उनको हम देखते हैं। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। मुख्तलिफ बॉडी में जो प्रोटीन्स बनती हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से बनती हैं। हमारी बॉडी में जो फ़ैट होती है उसको बनाने में भी एस्ट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि जैसे जैसे बॉडी बढ़ती जाती है या एज बढ़ती जाती है फ़ीमेल की, उनके अंदर मोटापा शुरू हो जाता है। वजह क्या होती है कि एस्ट्रोजन की ज़्यादती की वजह से बॉडी में चर्बी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से फ़ीमेल के जो थाइज़ होते हैं, ब्रेस्ट होती है और जो हिप का पोर्शन होता है वो ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। देन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्या रोल होता है। फीमेल की बॉडी में जो पीरियड्स होते हैं 28 डेज़ का जो साइकिल होता है, उसमें क्या करता है कि ये जो आपका हार्मोन है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है कि अगर वुमेन के पास स्पर्म्स नहीं है, क्योंकि एग्स तो मौजूद होते हैं, अगर वुमेन के एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज़ नहीं हुए यानी कि उसको स्पर्म्स नहीं मिले, तो फौरी तौर पर 1 मंथ के बाद बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर फीमेल की बॉडी को स्पर्म्स मिल जाएं, ठीक है, तो वो स्पर्म्स और एग आपस में रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है। और प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 मंथ्स में एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है और सबसे ज़्यादा ये रिलीज़ होता है प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर यानी इसके 6 से 9 माह का जो टाइम होता है उस दौरान ये ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो आपने सिंपल सा याद रखना है कि जब स्पर्म्स नहीं हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर स्पर्म्स अवेलेबल हैं तो वो एग के साथ फर्टिलाइज़ होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके अलावा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है। एस्ट्रोजन क्या करता है फीमेल की बॉडी में या मेल की बॉडी में सोडियम आइंस को और वाटर को बॉडी के अंदर महफूज रखता है, रिटेन रखता है, लिहाजा हमारी बॉडी को पानी की कमी से बचाता है। ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने अक्सर सुना होगा बल्कि देखा भी होगा कि फ़ीमेल में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं, या फीमेल का बहुत कम आप सुनते हैं कि जी फ़लाँ फीमेल को जो है हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई है। ये जो केसेस होते हैं हार्ट अटैक के, ये मेल की बॉडी में ज़्यादा होते हैं। अब फीमेल में हार्ट अटैक क्यों नहीं होते? आप लोग कह देते हैं कि जी फीमेल को टेंशन नहीं होती इसलिए उसको हार्ट अटैक नहीं होता। ऐसा नहीं है। फीमेल की बॉडी में क्योंकि एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन जो होता है वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मैं टिश्यूज़ की या ऑर्गन्स की बात नहीं कर रही, मैं ब्लड की बात कर रही हूँ कि चर्बी को या कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन क्या करता है, कम कर देता है। सो अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या चर्बी नहीं होगी तो खून आसानी से फ़्लो करेगा। जब ब्लड आसानी से फ़्लो करेगा तो वो उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस या दिल की बीमारियों के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और आखिरी इफ़ेक्ट है जो कि बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो मेल हजरात हैं उनके लिए भी तो कोई इफ़ेक्ट होना चाहिए एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन मेल की बॉडी में क्या करता है, मेल की बॉडी में एस्ट्रोजन जो है वो स्पर्म्स को मैच्योर करता है। स्पर्म्स बनाता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। स्पर्म्स कौन बनाता है? स्पर्म्स टेस्टोस्टेरोन बनाता है। उन स्पर्म्स को मैच्योर करने में, हेल्दी करने में किसका रोल होता है? आपके पास एस्ट्रोजन का रोल होता है। और साथ साथ जो मेल हैं उनमें जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको प्रोड्यूस करने में टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी जो है वो हेल्प आउट करता है। तो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं उनमें से ये हार्मोन सबसे ज़्यादा लेंथी है। इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बट क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और रेगुलर हार्मोन है इसलिए इसके बारे में डिटेल लेक्चर देना आपको ज़रूरी था। इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़, बहुत सारे वाइवा क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। सो अगर आपने ये नोट्स अच्छे से तैयार किए होंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी वाइवा का क्वेश्चन या कोई भी आपका एमसीक्यू स्किप नहीं होगा। आई होप आपके लिए लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।